हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। और जो आज की वीडियो में टॉपिक है वो ये है कि मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस है। मतलब अभी तक हमने ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी को हम अलग अलग फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड, राइट। तो प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स को इंसेक्ट से एंड रेजिस्टेंट से, जो भी पेस्ट है उनसे रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाए। सिमिलरली जब एग्रीकल्चरल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है तो मेडिसिन में क्यों नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फिर और देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। सबसे पहली चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बतानी है, वो ये है कि अभी तक क्या होता था कि हमें अपनी कोई डिजायरेबल मेडिसिन, कोई ड्रग चाहिए तो हम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से उसको आइसोलेट करते थे। नॉन ह्यूमन से मेरा मतलब है कि किसी दूसरे एनिमल में से निकाला जा रहा है या फिर कोई अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट। लेकिन इससे क्या होता है कि जो हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, हमारे जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो अनडिजायरेबल होने लगा, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉन ह्यूमन है, अगर हम उनमें से अपने मेडिसिन को आइसोलेट करेंगे और अगर उससे अनडिजायरेबल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंड्यूस होता है तो कोई फायदा है ऐसी मेडिसिन का? नहीं, राइट। तो इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में, बहुत सारी अलग अलग तरीके की मेडिसिन को बनाने के लिए, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में बताए तो 30 ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आइसोलेट की गई हैं, जो कि बनाई गई हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। और इसमें से लगभग 12 ऐसी हैं जो कि इंडिया में मार्केट की जाती हैं। तो याद रखिएगा, 30 ऐसे थेराप्यूटिकल ड्रग्स हैं जो कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। एंड आउट ऑफ दोस 12 ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंटली मार्केटेड किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, मेडिसिन में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होती हैं, क्या फायदे होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है ये है क्या भाई? ये एक हार्मोन है। दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन। क्या होता है इंसुलिन? एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। कहां से आता है, कौन प्रोड्यूस करता है भाई? हमारे पास एक लीफ लाइक ग्लैंड होता है, ठीक है। एंड दिस ग्लैंड विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो और बिसाइड द स्टमक, इसको कहा जाता है पेनक्रियास। दिस इज पेनक्रियास। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि पेनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने खुद ही देखा था कि एंजाइम्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं पेनक्रियास के थ्रू, है ना। तो कौन कौन से एंजाइम्स पढ़े थे? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब एंजाइम्स तो वो प्रोड्यूस करता ही है, उसी के साथ साथ ये कुछ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेनक्रियास, यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है कि हार्मोन को भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ये एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन्स को भी और एंजाइम्स को भी। तो ऐसे ग्लैंड जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको एंडोक्राइन कहा जाता है, लेकिन ऐसे ग्लैंड्स जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे और जिनके पास डक्ट होती है, दीज आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे एंड डक्टलेस हो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही एक्टिविटीज को प्रोड्यूस करता है, सॉरी दोनों एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, इसीलिए आप इसको क्या बोल सकते हो? मिक्सोक्राइन बोल सकते हैं, डुअल फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, राइट। फिलहाल हम स्टिक करेंगे अपने टॉपिक पर जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं? इंसुलिन की। कहां से आया इंसुलिन? पेनक्रियास से। लेकिन अगर ये इंसुलिन की फंक्शन के बारे में हम बात करें तो आपको ये याद रखना भाई कि इंसुलिन बहुत जरूरी होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। ब्लड
ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली ये रिड्यूस कर देता है ब्लड के अंदर जो भी शुगर या ग्लूकोज का लेवल एक्सेस होता है। ठीक है, कैसे रिड्यूस करेगा? इंसुलिन आएगा ब्लड में, जो सेल्स है उनको बोलेगा फटाफट फटाफट जितना हो सके उतना ग्लूकोज ले लो। उससे क्या होगा? सेल्स यूज करेंगे उस ग्लूकोज को, उस शुगर को एनर्जी बनाने के लिए, और ब्लड के अंदर से उस ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, हमें कम करनी क्यों है? क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कुड कॉज अ डिजीज, जो कि आपने सुनी होगी, डायबिटीज। तो जो डायबिटीज है वो एक डिजीज नहीं बोलेंगे, डिसऑर्डर बोलेंगे, जो कि एक्चुअली में किस कंडीशन को कहा जाता है? जब भी कभी ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, सो इट लीड्स टू डायबिटीज। ठीक है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हीं को लगाए जाते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन, राइट। लेकिन ये इंसुलिन अगर उस व्यक्ति के शरीर में, उनके पैंक्रियास में एप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं बनेगा तो आप उसको बाहर से ही तो इंट्रोड्यूस करवाओगे। अब बाहर से कहां से लाएंगे? चलते फिरते आदमी से तो बोलोगे नहीं यार थोड़ा इंसुलिन दे दे, वो देगा भी नहीं आपको, है ना। तो हम क्या करते थे पहले, जो स्लॉटर हाउस होते हैं जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, काटा जाता है, मारा जाता है, तो उन एनिमल्स में से आइसोलेट कर लेते थे हम, जैसे कि पिग्स में से निकाला जाता था इंसुलिन। लेकिन क्योंकि ये नॉन ह्यूमन सोर्स है, भाई ह्यूमन का इंसुलिन है ना और पिग्स का इंसुलिन, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो जरूर है हम लोगों में, हम ऑर्गेनिजम्स में 100% सिमिलैरिटी तो नहीं है। तो क्योंकि हम नॉन ह्यूमन सोर्सेस से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उससे क्या होने लगा? इट स्टार्टेड कॉजिंग एलर्जी। बहुत सारे पेशेंट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होने लगे, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स डैमेज होने लगे, जिस वजह से हमने नॉन ह्यूमन जो रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल करना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया। ठीक है, तो अब कहां से लाते हैं हम इंसुलिन? कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो भाई हम एक टेक्निक को यूज कर रहे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, rDNA टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। चलो सबसे पहले इंसुलिन का स्ट्रक्चर तो देख लिया जाए, होता कैसे है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ, इट वुड बी लाइक दिस, क्योंकि मैंने बोला पेप्टाइड चेन है, यानी कि पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करोगे, ये सी पेप्टाइड होती है, दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड, ठीक है। लेकिन ये वाली जो लाइन है, दिस इज ए पेप्टाइड एंड दिस इज बी पेप्टाइड। यहाँ पर हम फटाफट से लेबल कर लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड दिस इज सी पेप्टाइड, राइट। हमेशा याद रखिए, जब भी पेनक्रियास से इंसुलिन बनेगा, प्रोड्यूस होगा, तो वो प्रो इंसुलिन कहलाएगा। प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव, है ना, पबजी वाला प्रो नहीं है ये। तो आपको याद रखना है, दिस इज प्रो इंसुलिन। भाई ये क्या है? दिस इज प्रो इंसुलिन। अब ये जो इनएक्टिव इंसुलिन है, इनएक्टिव क्यों बोला गया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज इट हैज सी पेप्टाइड। इसको हमने इनएक्टिव क्यों बोला है बच्चों? क्योंकि इसके पास सी पेप्टाइड प्रेजेंट होती है। और जैसे ही इंसुलिन मैच्योर होता है, जैसे ही इंसुलिन में मैच्योरेशन होती है, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड अकर्स, रिमूवल हो जाएगा सी पेप्टाइड का। और जब ये सी पेप्टाइड रिमूव हो जाएगी तो याद रखिए हमारे पास ए और बी पेप्टाइड बचेगी एंड दिस इंसुलिन विल बी कॉल्ड द मैच्योर इंसुलिन। ये ए पॉलीपेप्टाइड है एंड दिस इज बी पेप्टाइड। तो ये दोनों पेप्टाइड मिलकर मैच्योर इंसुलिन को रिप्रेजेंट करेंगी। हमने यहाँ पर लिख लिया बेटा, दिस इज मैच्योर इंसुलिन। तो समझ में आया, ये प्रो इंसुलिन था क्योंकि इसमें एक इनएक्टिव पेप्टाइड जुड़ी हुई थी जिसको हमने सी पेप्टाइड बोला। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सी पेप्टाइड रिमूव हो गई और ये इंसुलिन में ए और बी पेप्टाइड बची, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मैच्योर इंसुलिन। ये तो क्लियर हो गया, हमें पता चल चुका है कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कितनी पेप्टाइड्स है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया गया और आर्टिफिशियल इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ फटाफट से, ले लो स्क्रीनशॉट,
फिर बोलते हो मैम आप बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो स्क्रीनशॉट लेने के, है ना। अब तो टाइम दे दिया मैंने, ठीक है। चलो भाई, अब हम आगे देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी थी जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया और कैसा इंसुलिन बनाया, आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसुलिन। तो मैं आपको बता दूं, एक है आपका 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, ठीक है, इसका नाम था एली लीली। अब ये जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया 1983 में, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया। किस चीज के लिए यूज किया भाई, जल्दी बताओ, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने के लिए, ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए, जिसको आप रिकॉम्बिनेंट भी कह सकते हो। तो पता है उन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया क्यों लिया भाई, क्योंकि 20 मिनट्स के अंदर इसका जो पूरा सेल डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 18 मिनट्स में रेप्लिकेशन और बाकी 2 मिनट लगेंगे इसको सेल डिवाइड करने में, तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री, सी का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस किया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का क्या मतलब है, ऐसा डीएनए जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस करता हो, राइट। तो हमने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को डाला, और जब हम इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, सो आफ्टर सम टाइम वी कैन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी चेन्स। यही उन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जब हमने इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को ई कोलाई में डाला तो कुछ समय बाद इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन की 2 चेन्स बनी, चेन ए और चेन बी। लेकिन ये दोनों ही चेन्स बनी थी सेपरेटली। कैसे बनी थी, सेपरेटली, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि ये दोनों चेन सेपरेटली बनेंगी, तो हमें क्या करना है, हमें सी पेप्टाइड तो वैसे भी नहीं चाहिए थी, राइट। हमने इनको बाहर निकाला, इनको आइसोलेट किया और आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से, आर्टिफिशियली हमने क्या किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको जोड़ दिया। यानी कि अगर ए पेप्टाइड है, ये बी, तो आर्टिफिशियली हमने क्या बनाया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया और इन दोनों चेन्स को एक दूसरे से जोड़ दिया ताकि ये मैच्योर इंसुलिन में डेवलप हो जाए, या फिर डेवलप्ड इंसुलिन जो प्रॉपर तरीके से होता है।